नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। भैया जी कहन में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं यहाँ पे एक बार फिर से हाजिर हूँ। जी हाँ, बाहर होना चाहिए, बिल्कुल ऑफकोर्स वहीं पे नजर आऊँगा, लेकिन कुछ दिन की मोहलत आपसे चाहता हूँ। स्टूडियो के अंदर से बातचीत के सिलसिले को जोड़ना चाहता हूँ। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूँ उससे पहले मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री का जो भाषण हुआ उसको देखने वाले लोग 3 करोड़ से ज्यादा, यानी जो डिजिटल मीडिया में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे 3 करोड़ लोगों ने उसको देखा और इसकी चर्चा हुई। खासतौर से गार्ड ऑफ ऑनर का जब वो मुआयना कर रहे थे, वो तो क्लिप लगभग 2 करोड़ के आसपास लोगों ने देखी, तमाम चर्चा। लेकिन वो जो इस बार का भाषण उसमें बहुत कुछ खास है। आप कह सकते हैं कि कल की बात आज क्यों? कल की बात आज इसलिए, कोई दोहराई जा नहीं रही है। बात दरअसल कही जा रही है और संजीदगी के साथ कही जा रही है और बहुत असरदार तरीके से कही जा रही है और बात बहुत साफ है। मैं अपने मेहमानों से पहले आपका तारुफ कराना चाहूंगा, बात को फिर मैं रखना चाहूंगा। हमारे साथ आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए स्पोक पर्सन हमारे साथ बीजेपी के मौजूद हैं सतीश लकेरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ईशान त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, युवा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता मौजूद रहेंगी रितु चौधरी, कुछ देर में, उनका भी स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रिया सत्यम जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ, वो भी रहेंगी, और शिवम त्यागी पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद रहेंगे। मैं सिलसिलेवार बात शुरू करना चाहता हूं। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ बात हुई। उन्होंने सीधी सीधी बात कही और उन्होंने कहा ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं कह रहा हूं मैं। भाटी जी, मैं आपकी तरफ क्वेश्चन रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं कह रहा हूं, जो भी कहीं भी भ्रष्टाचार में लिप्त है वो होशियार हो जाए, उसके दिन 2-4 हैं और उसको हम खत्म करेंगे। ये पॉलिटिकल विल, एक जो कहना चाहिए, जो एक आत्मविश्वास है राष्ट्र का, वो दिख रहा था। इसमें टीका टिप्पणी की जरूरत क्या थी, मैं जानना चाहता हूं। नहीं, टीका टिप्पणी की तो हर समय जरूरत रहती है लोकतंत्र में। ये बहुत सीधा सा संदेश है कि भ्रष्टाचार हो, खत्म होना चाहिए। जहां पे सरकारी तंत्र में हो, चाहे वो पॉलिटिकल स्फीयर में हो, खत्म होना चाहिए। लोकतंत्र में अगर टीका टिप्पणियां बंद हो जाएंगी, आलोचना बंद हो जाएगी, विरोध बंद हो जाएगा, तो लोकतंत्र मर जाएगा जी। भ्रष्टाचार खत्म हो, इसके लिए कर्म की जरूरत है। वाणी से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, इसके लिए कार्य योजना लेकर आने की जरूरत है जी। और भ्रष्टाचार या कोई भी चीज हो, लोकतंत्र हो, भ्रष्टाचार हो, कानून का राज हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, ये होता है सिस्टम से, व्यक्तियों से नहीं होता। तो सिस्टम में तो सुधार की बात कही जा रही है। मैं उसी पर आ रहा हूं। सिस्टम में तो सुधार की बात आपने कही जा पूछा रही है। आलोचना क्यों? हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की वाणी और कर्म में जमीन आसमान का अंतर मिलता है। ये जब 2014 में आए थे चुनाव में और जीतने के बाद भी, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, इनका जब सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पर था कि राजनीति का भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। खास तौर से जो चंदा, चुनावी चंदा है, वो भ्रष्टाचार की जड़ है, उसमें पारदर्शिता लेकर आएंगे। लेकिन ये क्या लेकर आए? एक ऐसा कानून लेकर आए, पहले कम से कम पता तो होता था कि कौन किसको चंदा दे रहा है। अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेकर आए, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेकर आए हैं, उसमें यही पता नहीं है कि किस पार्टी ने कितना चंदा दिया और कौन सी राजनीतिक दल को दिया। नंबर 1 बात। दूसरी बात, वो बेरोजगारी वो तो सब छोड़ दें। अब ये 9वां भाषण था उनका लाल किले से। 9वें भाषण में हर नागरिक, भारत का नागरिक, ये उम्मीद कर रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपने पूर्व के 8 भाषणों में सब्ज बाग दिखाए थे, उन पर जरूर एक एक वाक्य बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनको बिल्कुल बाईपास कर दिया। ना तो एक शब्द महंगाई पर बोला, ना एक शब्द बेरोजगारी पर बोला, एक भी शब्द, ना एक शब्द भ्रष्टाचार पर बोला, ना काले धन पे बोला, ना काले धन पे बोला। बता आता हूं मैं जी। बुलेट ट्रेन का वादा था कि 15 अगस्त 2022 तक चालू हो जाएगी। बुलेट ट्रेन पे एक शब्द नहीं बोला। कुछ लोग तो मजाक में कह रहे हैं कि वो अंडरग्राउंड चल रही है, दिखाई नहीं दे रही। इन्होंने ये भी कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनकर तैयार हो जाएंगे 2022 में, एक शब्द नहीं बोला। किसानों की आय दुगनी होनी थी 2022 में, एक शब्द नहीं बोला। और हर आदमी को, हर गरीब को पक्का मकान मिलना था। माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण, राइट सर, 2018 का, एक शब्द नहीं बोला। मैं आ रहा हूं। मैं बाकी आपके सारे जिस पे नहीं बोला, जिस पे मैं हमारे साथ मौजूद हैं शिवम त्यागी। प्रधानमंत्री ने ये नहीं बोला। मुझे तो लगता है जड़ पे ही बोला, और जड़ जो थी भ्रष्टाचार, उस पर बोला।
नाराज हूँ प्रधानमंत्री जी से, उन्होंने काफी सारी चीजों पर नहीं बोला। अगली बार जब भी जाए तो कम से कम अखिलेश यादव जी से नहीं तो भाटी जी से पूछ कर ही जाए क्या क्या बोलना है। आखिरकार यही तो घमंड है लोकतंत्र में। घमंड बता रहे हैं। ये आम आदमी से भी पूछना चाहिए, आम नागरिक से, आम मतदाता से। एक गरीब आदमी पहली बार बोलना शुरू किया है, आप शुरू हो गए, बोलने नहीं दे रहे, इसे घमंड कहते हैं। मैं कहता हूँ बहरहाल 80-90 मिनट बोले और बिना टेलीप्रॉम्प्टर के और बिना किसी अरे वाह, बिना आपके टेलीप्रॉम्प्टर नेता के लिए तो ये भी काफी बड़ी हमारे बात है। प्रधानमंत्री बिना टेलीप्रॉम्प्टर भाई 70-75 साल में ऐसा भी देखने को मिला नहीं होगा। प्रतीक जी मुझे बताइए, वो आपने वो बुलेट प्रूफ शीशा कब नहीं देखा था लास्ट? मुझे लगता है शायद भाटी जी ने भी अपनी उम्र में हमेशा ही देखा होगा। बहरहाल इसके लिए भी दिल चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज पर आता हूँ, नहीं कहते कि अब उस पर आता हूँ क्या क्या बातें नहीं की उन्होंने। सर एक चीज बताइए, 2014 में जब वो आए थे, इस देश को पता था क्या कोरोना आएगा? यहाँ पर प्लान तो उसका भी नहीं था। इस देश के प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी तो उसकी भी नहीं ली थी, वादा तो उसका भी नहीं दिया था, लेकिन एक वादा दिया था कि इस देश के 140 करोड़ लोगों के साथ 24 घंटे दिन रात सुबह शाम खड़ा रहूंगा, कोरोना में घर में बैठ नहीं जाऊंगा अपने ताजमहल में और जनता के बीच में रहूंगा। यही वादा योगी आदित्यनाथ जी ने दिया था। आज इस देश ने जिस तरीके से राइट जी प्रतीक जी, मैं सिर्फ 2 लाइनों बोलकर ये बात अपनी बात रखना चाहूँगा यहाँ पर। जो प्रधानमंत्री जी की स्पीच रही, सुनने में बहुत अच्छी लगती है। अभी हमारे शिवम भाई ने बताई कि साथ खड़ा रहूँगा, और ये सब भावनात्मक बातें जो हैं बहुत सुनने में अच्छी लगती हैं। लेकिन जो इसकी समरी है वो मैं आपको 2 लाइन में बता देता हूँ। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तो जो बात मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ वो ये है कि सुनने में तो बहुत अच्छी बातें लगती है, भावनात्मक बातें, लेकिन जो धरातल के मुद्दे हैं नहीं, उन्होंने क्या वो क्या प्रधानमंत्री जी कब उठाएंगे, पहली बात तो ये है। जैसे कि अभी भाटी जी ने बोला, इन्होंने कहा कि आपको पता था 2014 में इतनी बड़ी महामारी आने वाली। मैं आपको बता देता हूं इस बात पे भी। देखिए 2020 में महामारी आई, कोरोना महामारी आई, पूरे विश्व में आई, लेकिन उससे पहले क्या हमारी जीडीपी घट नहीं रही थी? क्या ये शिवम भाई को पता नहीं है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को पता नहीं है ये बात? उसके बाद उन लोगों का क्या जिनकी जाने गई, प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो बोल दिया कि कोई मरा ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि कोरोना में कोई मरा नहीं। उनके बारे में बिल्कुल बिल्कुल। जो स्वास्थ्य कर्मियों ने, मैं कर रहा हूं उनकी बात, जो स्वास्थ्य कर्मियों ने, जिन डॉक्टरों ने, जिन नर्सिस ने जिस तरह से देश के लोगों की जान बचाई, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पे बैठे सल्यूट करता हूँ। लेकिन उनका माहौल किस तरह उड़ाया गया? थाली बजा के उनका माहौल उड़ाया गया। ये साइंस नहीं कहती है इस चीज को कि आप ताली बजाइए और थाली बजाइए तो कोरोना चला जाएगा। संस्कृति होगी, लेकिन साइंस नहीं कहती है इस बात को कि कोरोना इस चीज से भाग जाएगा। आप मुझे बोलने दीजिए, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी बात यहाँ पर प्रतीक जी, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में वादा किया था कि प्रत्येक भारतीय को घर मिल जाएगा। क्या प्रत्येक भारतीय को घर मिल गया है? ये सवाल पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी से। उसके बाद ऊपर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के लोगों के घर पे बुलडोजर चला देती है। लेकिन मैं इससे पहले ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में आपका, हाँ, कि जिस व्यक्ति के घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है उसका ये देखिए कि उसने तो गुनाह किया ही किया है, लेकिन उसके परिवार ने ऐसा क्या गुनाह किया? राइट सर, आई हैव टेकन योर बीजेपी विल आंसर एंड देन आई विल कंटिन्यू। जस्ट गिव मी अ सेकंड, सर जस्ट गिव मी अ सेकंड, देन प्लीज आंसर। जय प्रतीक जी, आजादी के 75 सालों में पहली बार स्वदेशी तोप से देश के स्वाभिमान के साथ पूरे देश के सामने सलामी दी गई जी, यह हमारी उपलब्धि है जी। और लाल किले की प्राचीर से अगर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो ये राजनीतिक भाषण नहीं है, रैली का भाषण नहीं है, ये पूरे राष्ट्र के साथ संबोधन है जी। उन्होंने पंच प्रतिज्ञा पे बोला, राइट। उन्होंने 5 प्रण लिए कि विकसित भारत, इन 25 सालों में हमें भारत को विकसित करना है। गुलामी की सोच से मुक्ति, जो हमारी सोच में बैठी हुई है, किसी भी तरह की गुलामी हो वो नहीं होनी चाहिए। अपनी संस्कृति पर गौरव करना, और इसके अलावा हमारी एकता एकजुटता, जो 130 करोड़ देशवासियों की एकता और एकजुटता है, और नागरिकों का कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य में उन्होंने सवाल मैंने जो रखा था वो रखा था परिवारवाद और भ्रष्टाचार पे, पहला सवाल था जी। साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं कहना नहीं चाहता हूं, प्रतीक जी पहले मैं वो महत्वपूर्ण बात कहूंगा, उसके बाद इस पर डिबेट है। उन्होंने कहा पिछली बार शौचालय की बात लाल किले की प्राचीर से कही गई थी और स्वच्छ भारत अभियान से पूरा देश जुड़ गया।
अब की बार उन्होंने एक बात जो अव्यवहारिक सी लगती है हमें आम तौर पे, उन्होंने कहा हम अपने संबोधन में अशिष्टता में कई शब्द माताओं बहनों को लेकर कहते हैं। उन्होंने कहा ये मंच नहीं है, मगर मैं कहना चाहता हूँ। राइट। इसलिए प्रधानमंत्री जी के संबोधन पे मुझे नहीं लगता है कि हमारे राजनीतिक दलों को और हमारे मित्रों को। राइट। मैं माधव आनंद जी जुड़ गए हमारे साथ जेडीयू से, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया माधव आनंद जी। मैं बिल्कुल आपके पास आता हूं, लेकिन जी अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित प्रवक्ता जी ने बोला कि स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया, बहुत अच्छी बात है, स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया, हम सब मानते हैं कि भारत स्वच्छ होना चाहिए। क्या भारत स्वच्छ हो गया है प्रतीक जी? मुझे ये क्या बताइए, ओपन डेफिकेशन खत्म हो गया है देश में? ये बताइए, क्या अभी खुलने में शौच खत्म हो गया है देश में? मैं दो महिलाएं पैनल में हैं, लेकिन दो महिलाएं स्वच्छ भारत पैनल में मिशन जो हैं। था, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत डिक्लेयर कर दिया गया कि भारत ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है, जो कि आज तक नहीं हुआ है। तो इस तरह की चीजें मैं ये कह रहा हूं कि स्कीम अच्छी हो सकती है। आप तो एक बात बताइए, मुझे तो एक सवाल का जवाब आप दीजिए। नहीं, मुझे एक सवाल का जवाब आप मुझे दे दीजिए। जाएगा, देश और झूठ नहीं झेल सकता। मुझे एक सवाल का जवाब, मैं ठीक है, मैं आ रहा हूं, कांग्रेस के पास आ रहा हूं, लेकिन मैं माधव आनंद जी के पास जानना चाहता हूं। माधव आनंद जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि ओपन डेफिकेशन की बात कर रहे थे कि क्या हो गया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप तो गांव गली बिहार और उत्तर प्रदेश को देखा होगा, और मैं अक्सर ये कहता हूं कि जब आप जाते थे वहां पे और हेडलाइट पड़ती थी, महिलाएं शाम को शौच के लिए जाती थी, उठ जाती थी 10 बार। अगर 10 गाड़ियां निकलती थी तो 10 बार उठ जाती थी। आजादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है, और हमारी समझ से जो पीछे रहे हैं लोग, उनको तो इस बात समझ में आनी चाहिए। क्या ये महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है? क्या ये महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूं माधवानंद जी। नहीं, बहुत सारी अच्छी उपलब्धियां हैं, और जो अच्छी चीजें हैं उसका स्वागत हम सब लोगों को करना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठ के स्वागत करना चाहिए। सबके घर में शौचालय हो, सार्वजनिक शौचालय हर जगह बने, ऐसी कल्पना तो हम सभी लोग करते हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कई चीजें, अच्छी बातें भी कही, लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जहां प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए था। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, ट्रिलियन की हम लोग बात कर रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को जैसे ट्रिलियन में ले जाना है। आज कोई अर्थव्यवस्था की बात करने वाला नहीं है। रोजगार की स्थिति क्या है पूरे भारतवर्ष में, रोजगार पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बोलना। मैं ये जानना चाहता हूं कि परिवारवाद पे उन्होंने, माधव जी, मैं ये जानना चाहता हूं, राजनीतिक शुचिता की बात हो रही है जिसकी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता ने इशारा किया। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता के पास जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि नारी से या स्त्री से संबोधित जो अपशब्द हैं कहे जाते हैं, क्या ये एक स्टेप उस तरफ नहीं है जहां पे हम बहुत सारी बात भ्रष्टाचार या शुचिता की तरफ बढ़ते हैं या कहते हैं? इसका स्वागत होना चाहिए या नहीं? प्रतीक जी, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार पर जो बात कही या परिवारवाद पर बात कही, मेरे माननीय जो साथी हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। खैर छोड़िए, अभी मैं महिलाओं की तो आपको तो थोड़ा सांस मिल गई होगी ना जब इन्होंने नहीं बोला उस पे, क्योंकि इनके पास जवाब है नहीं। लेकिन हाँ, अभी आपने जी, इनके पास जवाब है नहीं। मैं महिलाओं की अस्मिता के बारे में जो बात कही गई कि महिलाओं के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात प्रधानमंत्री जी ने कही। लेकिन क्यों नहीं वो स्वयं भी इस चीज पर जो है प्रैक्टिस करते, जो वो खुद कहते हैं वो खुद क्यों नहीं अमल करते हैं उस चीज पे। जैसे कि पिछले दिनों में प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी रैली की हैं, जितनी भी उनकी पब्लिक मीटिंग्स रही हैं, तो क्या उन्होंने कोई अपशब्द कहा? उन्होंने मंच से जो है महिलाओं के बारे में इतने अपशब्द बोले हैं। उन्होंने मंच से महिलाओं के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए और महिलाओं के बारे में ऐसे करा। ये शब्द उन्हीं के थे जब उन्होंने कहा। मैं उनको पहले चांस देना चाहता हूँ। कौन ये नहीं, यू आर ब्लेमिंग एंड यू हैव टू प्रूव। आपको उदाहरण देना पड़ेगा, मैंने आपको उदाहरण देना पड़ेगा। जी, मैं उदाहरण आपको देना चाहती हूँ कि मैं उदाहरण आपको देना चाहती हूँ। ये मैं मेरे अपनी तरफ से मैं नहीं बोल रही, ये वो है जो मंच से उन्होंने बोला है और जिसके बाकायदा सबूत जो है वो मौजूद है। उन्होंने बोला कि वो कौन सी विधवा थी, वो कौन सी विधवा थी, वो कांग्रेस की कौन सी विधवा थी। ये क्या एक प्रधानमंत्री के मुंह से ये शब्द शोभा देते हैं? जब वो मंच से बोलते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या गर्लफ्रेंड के 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी हो सकती है? जब वो ये बात कहते हैं हंसते हैं। शिवम त्यागी, प्रतीक जी,
जब वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह के ठहाका लगाते हैं, क्या वो एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है? क्या वो जब जर्सी गाय बोलते हैं ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है? जब वो मंच से बोलते हैं कि जो है लड़की अचार बेचेगी तो ज्यादा बिकेगा, क्या ये एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है? राइट, I've taken your point. Yeah. जवाब देंगे तो क्या याद और दिला दूं, बंगाल के चुनाव में दीदी और दीदी, दीदी और दीदी, और ये भी कहा कि दीदी की स्कूटी सिंगूर में पलटेगी, दीदी की स्कूटी सिंगूर में पलटेगी। ये महिलाओं का अपमान नहीं था? जिस तरह से बोका मानूस, आपको मैं बताती हूँ, पूरे बंगाल के चुनाव में मैं वहां रही हूँ, जिस तरह से दीदी अपने मन से उनको बोका मानूस कहती थी, जिस तरह से उनके लिए अपशब्द कहा जाता था, आपको पता नहीं है रैलियों में किस तरह से, अरे जनता ने किसको जनता ने जिता दिया? तो एक मिनट जवाब दीजिए, जनता ने उनको जिता दिया, फिर जनता ने इनको क्यों जिता दिया? आप देखिए, याद दिलाना तो हमारा काम है, याद दिलाना हमारा भी काम है। आप याद दिलाइए, याद दिला दें, याद दिलाइए तो है नहीं। इसमें कांग्रेस की पीएचडी और महिलाओं के बारे में ममता की पार्टी, ममता जी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री के लिए या किसी भी के लिए जितना अपशब्द बोला है वो तो रिकॉर्ड में है, और आप कहीं भी उठा के देख लीजिए मन से किस तरह से उनके बारे में इतनी घटिया बातें की गई है, और आप उनको डिफेंड कर रहे हो। उनको लेकिन शिवम त्यागी, आपने 40 सेकंड इनको अलग अलग करके दिया, सबको 30-30 मिला, मुझे टोटलिटी में 40 दे दीजिएगा। जब स्मृति ईरानी जी को बैठकर बोला गया कि उनका क्या ऐसा संबंध है, क्या क्या चीजें हैं, इनके एक नेता का नाम नहीं लेना चाहता मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो तो बड़ा सम्मान था। मेरे देश में दीदी दीदी ओ दीदी, वो बुरा लग रहा है इनको बहुत ज्यादा। आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश के प्रधानमंत्री अगर एक आदिवासी महिला को कहते हैं कि आज उनको इस देश का राष्ट्रपति होना चाहिए, कि महिला होने के साथ साथ वो आदिवासी भी हैं, यही तो वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं वो बिल्कुल रिमोट कंट्रोल चलेंगी, मुझे लगता है कि वो आज तक कुछ भी इस देश के लिए अच्छा नहीं कर पाई, आगे भी हमें शक है कि वो इस तरह का कोई बेहतर काम कर पाएंगी, तो साथ क्यों नहीं खड़े हो जाते महिला का? मुझे लगता है सिद्धारमैया का वो दुशासन वाला तो देखा ही होगा आपने, किस तरीके का क्या माहौल रहा था। मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री की यह कमिटमेंट बड़ी साफ है कि इस देश की महिला का सम्मान होना चाहिए। यही वो देश है जहां पर नारी को नारायणी कहा जाता है, यही वो देश है जहां पर गंगा को भी मां कहा जाता है, यही वो देश है जहां पर धरती को भी मां कहा जाता है। तो अगर इस देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर एक मंच से, लाल किले से ये कह रहे हैं कि इस देश में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कांग्रेस या बीजेपी, सभी का कहा ना। Right. तो अगर वो कह रहे हैं तो मुझे लगता है इसमें आपकी परेशानी नहीं होनी चाहिए। माधव आनंद पर आता हूं मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने एक चीज कही। माधव आनंद ने कहा इकोनॉमी पर तो बात ही नहीं हो रही सर, चलिए कर लेते हैं। इस देश की जीडीपी 8.3% के हिसाब से दुनिया में सबसे बेहतरीन स्तर पर जा रही है। हम इकोनॉमी बेसिस पर दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस समय है। इस देश में अभी भी, इस दुनिया में अभी भी 52 देश ऐसे हैं जिनमें इंक्लूडिंग यूएसए और यूके हैं जो हमसे जीडीपी के स्तर पर नीचे हैं, जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बात नहीं होनी चाहिए। बेरोजगारी, मैं कहता हूं बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? गरीबी की भी होनी चाहिए। पटना 56 राज्यों की जो सूची है सामाजिक और आर्थिक स्तर की, उसमें 52वें नंबर पर है, जरूर बात होनी चाहिए। मैल न्यूट्रिशन में सबसे ज्यादा बुरा हाल बिहार का है, बिल्कुल होनी चाहिए। तो परसों तक तो आप ही थे। उसका भी जवाब दूंगा, परसों तक का, हाँ परसों तक का भी जब नहीं दे रहा हूं। अच्छा प्रतीक जी एक चीज बताइए आप, जब इस देश में सवाल तो पूछेंगे, परसों तक तो आप नहीं बोल रहे थे। परसों का ही जवाब दे रहा हूं। जब इस देश में पुलवामा हुआ या उरी हुआ तो आपने सवाल किससे पूछा था? एनडीए के पार्टनर से पूछा था या नरेंद्र मोदी से पूछा था? तो मुख्यमंत्री वो है, सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा। आपने अकाली से सवाल नहीं पूछा था पुलवामा में, तो जेडीयू से पूछा था। नहीं, 2005 से राज्य में है, मुख्यमंत्री हैं। मतलब अगर देश में कुछ भी होता है तो अलाई से सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर अलाई से सवाल पूछा जाएगा क्योंकि बिहार का मसला है। बीजेपी कितना हास्यास्पद है कि भाजपा खुद को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। कल जो है प्रधानमंत्री जी ने खुद को कटघरे में खड़ा किया, आज जो है बीजेपी प्रवक्ता जो है वो खुद को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, खुद ही अपनी बातों में उलझते हैं। सेम यही चीज जो है प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पे कह रहे हैं, कुछ नहीं कहा। जब इस देश में कोई दिक्कत होती है केंद्र में तो नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा जाता है या अकाली से पूछा जाता है या नीतीश कुमार जी से पूछा जाता था, जेडीयू से? सरकार के मुखिया से सवाल पूछा जाता है ना, अभी भी सरकार के मुखिया से ही सवाल पूछा जाता है। नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगती है, जो राशन मिल रहा है उस पर नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगती है,
तो सवाल किससे पूछा जाए? नरेंद्र मोदी से पूछा जाए अगर रहो किससे पूछे बताइए सवाल मंत्री से पूछे। जैसे नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा जाता है ऐसे ही मैं राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी से सवाल पूछूंगा। आप पूछे, मैं आ रहा हूं, माधव आनंद के पास आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। जस्ट हमारे माधव आनंद सवाल नहीं पूछा गया। बस ये बताइए प्रधानमंत्री कॉन्फ्रेंस कब करेंगे? अरे आप एंकरिंग नहीं कर रहे, मैं बोल रहा हूँ, आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, आप डिबेट जनता में सुन रही है जो आप ही बोलते रहे, आप बोलने बता दीजिए, आप बोलने दीजिए। भ्रष्टाचार कॉन्फ्रेंस ही अगर पैमाना है तो राहुल गांधी जी आए दिन बोलते रहते हैं, कौन सीरियसली ले रहा है जी? आपने सीरियसली ली होती कोई पैमाना नहीं है, बेहतर बोलना नहीं, बेहतर बोलना अगर पैमाना है तो तुम्हारे विश्वास को प्रधानमंत्री बना दीजिए। कमाल राहुल गांधी जी ने बोला बेहतर बोलना और बोलना पैमाना नहीं है, देश के लिए काम करना। तब आपको बात माननी चाहिए थी राहुल गांधी जी की। ईशान त्यागी, ईशान त्यागी, ईशान त्यागी, ईशान त्यागी, ईशान त्यागी, कूल डाउन प्लीज। माधव आनंद जी आ रहा हूं उसके बाद। ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार पे कुछ भी नहीं पूछा गया। अरे भाई, उन्होंने भ्रष्टाचार पे काफी समय बोला। उन्होंने कहा भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन करने की परंपरा ठीक नहीं है। अगर दोष सिद्ध हो गया है, उस पर कार्रवाई हो रही है, जेल जाने की नौबत है, जेल जाने वाला है, जेल जा चुका है, इसके बावजूद भी मां बेटे जमानत पे हैं, एक्यूज नंबर 1, एक्यूज नंबर 2, आप क्यों सड़कों पे उतर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी पे एटीएस ने जांच की थी, एसटीएफ जो आपने बनाई थी, घंटों गुजरात का मुख्यमंत्री रहते 8-8 घंटे पूछताछ हुई, तब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर नहीं उतरे थे। आपको क्या दर्द हो रहा है? आप फेस कीजिए। 50 लाख रुपए देके 5,000 करोड़ की संपत्ति गड़प कर जाए आप, पूरे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संपत्ति आपने अपने नाम कर दी, अखबार छपता नहीं है। 80 लाख रुपया प्रतिमाह आपका किराया आ रहा है, माँ बेटे के खाते में आ रहा है उस कंपनी के, और आप उसके बावजूद भी ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। राइट, महिलाओं का सम्मान सब जानते हैं। और अभी हमारे त्यागी जी कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत कितना हुआ, किस हद तक हुआ, इस पे बात कीजिए। आप जिनके पैरवी कर रहे हैं, गरीबी हटाओ नारा कब आया था? गरीबी हटाओ नारा कब आया था? ये मैंने नहीं बता रहा, उनसे सवाल पूछा गया। नेशनल हेल्थ सर्वे जो होता है उसमें किसी ने सवाल समाजवादी पार्टी। मेरा निवेदन ये है कि जो हम जैसे लोग चुप खड़े रहते हैं उन्हें मत भूल जाया करिए। नहीं, बिल्कुल नहीं भूलता, मैं आपको तरफ देख रहा हूं। मैं देखिए, कंपटीशन ये नहीं था कि हमारे नेताओं की कमियां गिनवाएं, बयान गिनवाएं और हम इनके गिनवाएं, ये कंपटीशन नहीं था। सवाल केवल ये था कि जब माननीय प्रधानमंत्री महिलाओं का सम्मान करने के लिए लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे, तो उन्हें अपने बोले गए अपशब्द याद करने चाहिए थे और उनके लिए कम से कम खेद ही व्यक्त कर देते। जब प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे थे, मुझे एक मेरे मित्र हैं दीक्षित धनकौरी, उनका एक शेर याद आ रहा था, जो वो कह रहे थे महिलाओं के प्रति अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, कि पंछी की पीड़ा पर जिसने सुंदर गीत सुनाया है, अभी अभी वो एक तंदूरी मुर्गा खाकर आया है। बिल्कुल, तो ऐसे उपदेश का कोई फायदा नहीं होता। आप सबके बीच में चिल्लाएंगी? नहीं, सबके बीच में चिल्लाएंगे आप? तो आप कृपया सुनिए। आप जो पाठ पढ़ा रहे बहन, मेरी बात सुनिए। अरे आप भैया, आप मेरी बात सुनो कि आप जो बोल रहे हो तो समाजवाद का तो पुराना रिश्ता रहा है। आप देखो ना, लड़कियां खींच ली जाती थी, लड़कियां खींच ली जाती थी। आप बुलंदशहर का क्यों भूल रहे हो? मैं बोलूं? आप बोलिए, बिल्कुल। मैं बोलूं? आप बुलंदशहर, मैं किसी पार्टी, नहीं, बिल्कुल याद है। आप ये उनका टाइम था, वो आपको याद है कि ईशान त्यागी, सुप्रिया सत्यम, ये टाइम उनका था। ईशान त्यागी, ईशान त्यागी, ईशान त्यागी, ईशान त्यागी, आप एक तरफा आलोचना, ईशान त्यागी, दो तरफा आलोचना, ईशान त्यागी, आलोचना करेंगे। ईशान त्यागी, सुप्रिया सत्यम, सुप्रिया, या सर कंप्लीट योर सेंटेंस। मैं बहन से ये कहना चाहता हूं कि असर शब्दों में होता है, आवाज में नहीं होता। आप कितना ही चिल्लाएंगे, आपके शब्दों में दम नहीं आएगा। लड़कियों में दम आप संक्षेप में कहते हैं, फिर वही बात नहीं है, महिलाओं में दम नहीं है। इस तरह तो मैं डिबेट नहीं अरे महिलाओं में नहीं करता। आपके पार्टी में तो महिलाओं की इज्जत ही अरे नहीं है। जब आपका नंबर आया खूब गिनवाना। अरे नहीं, आप बोलो ना, लेकिन आप ये क्यों बोले? जब आप लगातार चिल्लाई जा रही हैं। कविताएं मत करो ना अपने। आपको कविताओं से नफरत है? नहीं, वो उनका स्टाइल है। आपको कविताओं से दिक्कत है? नहीं, मुझे नहीं है। कविताओं से चिढ़ है आप? मुझे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक शेर और सुनाइए। नहीं, उन्हें दिक्कत है। नहीं, आप सुनाइए। मैं अगला शेर सुना देता हूं, जो त्यागी जी ने सुनाया, उससे अगला दुष्यंत का शेर है कि अपने तौर तरीकों में हेर फेर करो, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो, आस्तीन नहीं। ये आज जरूरत है इस देश में। आगे बढ़ाइए, आगे बात बढ़ाइए। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने शब्दों पे ध्यान दे लेते। पार्टी को तो छोड़ो, पार्टी तो कठुआ में बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा लेकर जुलूस निकाल रही थी, और पार्टी ने तो एक दिन पहले ही बिल्किस बानो के साथ जो गैंगरेप में आरोपी हैं। लड़कों से गलती हो जाती है। सर, आप 10 बार कहना इस बात को।
नहीं मुझे एक बार बोल लेने दो। नहीं मगर आप 10 बार ये बात बोलना, आप- लेकिन बीच में नहीं। नहीं मगर आप उन पर हमला कर रहे हैं। आप हमला जब आप खुद घिरे हुए हैं तो मैं अपने आपके- नंबर पे कर रहा हूं आपके नहीं। सर्वोच्च नेता, मैं आपके अपने नंबर पे सर्वोच्च कर रहा नेता, हूं नहीं। नहीं मगर कम से कम आदर्श की बातें वो करें कि जो खुद घिरे हुए हैं। सर्वोच्च नेता जब मुलायम सिंह प्रधानमंत्री महिलाओं का सम्मान करने की बात कर रहे थे, उन्हीं की सरकार गुजरात की बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप के आरोपियों के मुकदमे वापस ले रही थी एक दिन पहले। सफाई है। शर्म नहीं आती ना जो नहीं इस पे और उपदेश कुशल बहुते रहे। इस पे जिन 11 लोगों को सुप्रीम छोड़ कोर्ट दिया गया, रिहा कर दिया कोर्ट के कहने पे 15 साल सजा पूरी हो चुकी है उन लोगों की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा आप कमेटी बनाइए और आपको लगता है तो, इसलिए 15 साल की सजा याफ्ता लोग जो बिल्किस बानो केस के थे उन पे कार्रवाई हुई। बलात्कारियों को 15 साल में माफ कर दिया करेगी आपकी सरकार। बलात्कारियों को- ये आपने तय कर लिया। सर अब मुझे भी अब इतना अनइंटरप्टेड हमें भी मिल जाए तो क्या बात है। नहीं वैसे उनके बीच में वैसे हाँ दो बार बोले। ये देखिए अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, फिर से शुरू हो गए। बताइए ये तो बोल तो रहे हो, और कैसे बहुत बोलेंगे? बढ़िया डिबेट अब करते हैं वो, भोंपू बहुत थोड़ी अच्छी ना ले डिबेट आएंगे, करते हैं। बोलना तो जी, पड़ेगा। जी, देखिए जी। वो उस बयान को नहीं कोट करते, वो तो घिस घिस के इतना पुराना हो गया, लेकिन आज भी उसकी तथ्यात्मकता उतनी ही जबरदस्त है। एक महिला पत्रकार ने, देश की बहुत बड़ी पत्रकार है, उन्होंने अखिलेश जी से पूछा कि जी ये बलात्कार हो गया हमारे 2 गांव छोड़ के अभी यहाँ पर, तो उन्होंने कहा आपका तो नहीं हुआ। अब सुनिए, नहीं पहले सुनिए सर, पहले सुनिए। नहीं सर, आप मेरे में क्यों नहीं, सर उनके में भी तो बोलिए ना, वो भी तो मैं डिबेट के हिस्से में कोट करूंगा, मैं बाकी किसी को किसी का सर सुन लीजिए, सारे रेफरेंसेस मैं कह रहा हूं ना, सब कुछ रिकॉर्ड पर है। दूसरा, नेताजी ने तो कहा था, अरे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है तो क्या फांसी चढ़ाओगे? अरे उन्होंने तिरंगा उनसे यात्रा तो नहीं अच्छा, अब वो निकाली। बीच में नहीं बोल रही है सर। बलात्कारियों नहीं देखिए, को अब ये स्पर्श देखिए, में अब ये बीच में नहीं बोल तिरंगा रहे, यात्रा अब तो बीच में नहीं बोल रहे, अब बलात्कारियों उनका के बीच में बोलना, स्पर्श बीच में में बोलना सोशल नहीं है। मीडिया पर जो है उनसे जुलूस 2 नहीं कुर्सी निकाला। छोड़ के दूसरी बहन का बीच में बोलना, बीच में बोलना है। इन बहन का बीच में बोलना नहीं है, क्योंकि वो इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, तो हमें भी बोल लेने दीजिए। दूसरी बात, जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो हिसाब सबका होगा। जब आप जवाब मांगे तो जवाब आपसे लिए भी जाएंगे। और इन्होंने कहा बलात्कारियों की बात, गायत्री प्रजापति बीपीएल कार्ड होल्डर, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड होल्डर, वो आए थे राजनीति में, बलात्कार में तो वो जेल गए 150 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी भी ईडी ने जब्त की। ये हमें बलात्कारियों पर बता रहे हैं। और अब मैं अंत में आता हूं, जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर थे और जो इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था और जिस पर ये डिबेट है, ये सारी कहानियां महिला सुरक्षा, महिला शक्ति और ये अपमान, बदनामी, ये सब इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि ईडी ने आजकल इनको बड़ा परेशान किया हुआ है। दर्द जो है असली वहां है। दिक्कत ये है, इस देश के प्रधानमंत्री ने और कह आप दिया, असली दर्द पे नहीं इस बोलते देश में प्रधानमंत्री आप ने असली कह दर्द दिया पे कि भ्रष्टाचार पर मुझे इस देश का साथ चाहिए। अभी तो बिना साथ के ये माहौल चल रहा था, साथ मिल जाएगा तो ये भ्रष्टाचारी जिस पर आए थे अध्यक्ष बात तो दूंगा, मैं दे दूंगा। बीजेपी में आ रहा हूं, 1000 करोड़ के मैं आ रहा हूं। दर्द जाए। आप असली दर्द पे नहीं बोलते, बहुत बढ़िया। तो असली दर्द तो उन्होंने बताइए, बताया दर्द बता ही नहीं, कह रहे हैं दर्द ही नहीं है ईडी, तो- सीबीआई। नहीं, हमारे घर तो ना ईडी ने छापा मारा ना सीबीआई ने मारा। भाई आपकी हम बात तो ये भी शीशे की कह रहे तरह साफ हैं, हैं। ये कह रहे हैं कि मैं समाजवादी या कांग्रेस या जेडीयू या किसी पे निशाना नहीं, मैं तो राजनीतिक शुचिता पे बात कर रहा हूं। अब भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, हम तो जब किसी का नाम तो नहीं लिया। बस जब 2017 में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, माननीय योगी जी ने हमारे 2 कामों की सीबीआई से जांच कराई, गोमती रिवर फ्रंट और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, और दोनों में पाक साफ निकले। दोनों में रिपोर्ट ये आई कि बहुत अच्छा काम हुआ है और बिना हाँ बिल्कुल रिपोर्ट रखी है, जाके पढ़ लो आप। नहीं भाटी जी, समाजवादी पार्टी ने श्री अखिलेश यादव ने जो काम Right, किए हैं, right. ऐतिहासिक काम किए हैं उत्तर प्रदेश। बहुत ऐतिहासिक किए हैं सर, बहुत वेरी ऐतिहासिक। क्विक रिस्पॉन्स। प्रतीक जी 2-3 बातों पे जल्दी से जल्दी। बात रखूंगा। बिलो पॉवर्टी लाइन की हमने बात करी, जिन 27 करोड़ लोगों को 2004 से 2014 के बीच में बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आया गया, वो 8 साल में आज 23 करोड़ लोग वापस बिलो पॉवर्टी लाइन जा चुके हैं। उसके बाद डीमोनेटाइज क्यों गए हैं? डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, जो एमएसएमई सेक्टर है वो तोड़ दिया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। दूसरी बात, करप्शन की बात करी, मुझे ये बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये जो 25 टॉप डिफॉल्टर्स की लिस्ट है, जो विलिंग डिफॉल्टर हैं, जिन्होंने खुद डिफॉल्ट किया है लोन लेके सरकार से या बैंकों से, उनको कब वापस लेकर आएंगे? ये इसका जवाब दे दीजिए। किसानों पे जवाब दे दीजिएगा ब्रेक के बाद, कि जो किसानों के लिए आपके जो मंत्री हैं निशिकांत दुबे जी, वो जब वो बोलते हैं संसद में कि एक भी किसान की मृत्यु नहीं हुई और आज तक एक भी किसान ने सुसाइड नहीं किया पिछले 8 साल में, आत्महत्या नहीं करी, तो इसमें कितना सच है ये बता दीजिए। क्योंकि आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं और हमने देखा किस तरह से जब किसानों ने आंदोलन किया। आज जो बहुत महत्वपूर्ण थी, जो उन्होंने 5 पॉइंट्स उन्होंने गिनाया कि ये चीजें हैं 2047 तक देश का एक नक्शा वो खींचते हैं, और वो आत्मबल आत्मसम्मान कैसे होगा इसके बारे में बात करते हैं। जी मैं सबसे पहले मैं जो हमारे साथ मौजूद है, मैं माधव आनंद जी, मैं उसी तरफ आना चाहता हूं। चर्चा में आपको जोड़ता हूं, और सवाल ये था कि देश का गौरव कैसे बढ़े
दुनिया में, इसका तो उन्होंने एक खाका खींचा और 2047 तक का एक मैप दिया। तो एक नेता है जो 2047 तक का एक ख्वाब भी देता है और साथ में वो ये भी बताता है कि स्वच्छता कैसे की गई और कैसे की जा रही है। तो राष्ट्र के गौरव की भी बात कर रहा है और राष्ट्र का सम्मान कैसे दुनिया में बढ़ रहा है, इसका एक खाका भी खींच रहा है। तो इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, जो बातें अच्छी हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। और आपने कहा कि दुनिया से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैं भी इस बात से सहमत हूं, लेकिन भारतवर्ष की जनता से तो सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि लोकतंत्र में तो जनता जनार्दन ही मालिक है, वो ईश्वर के समान है। तो अगर जो वादा आपने किया था देश की जनता से, अगर उस वादे को पूरा नहीं करेंगे तो जनता से तो सर्टिफिकेट मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे ऐसे वादे थे जो अभी तक केंद्र सरकार ने पूरा नहीं कर पाया। और निश्चित रूप से मुझे पूरा उम्मीद है, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था की बात हो, या तमाम अन्य बिंदुओं की बात हो, यानी जिन बातों का जिक्र होना चाहिए जिससे कि जो देश की जनता भी चाहती है, महंगाई, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा है, आप भी जानते हैं। अब शुभम जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन वो राजनीतिक विश्लेषक कम लगते हैं और बीजेपी के प्रवक्ता ज़्यादा लगते हैं। मुझे लगता है उनको राजनीति ज्वाइन कर लेना चाहिए। नहीं, बड़ा सम्मान करता हूं, अच्छा बोलते हैं, मेरे साथ कई डिबेट में बैठे हैं वो, तो यानी बीजेपी का प्रवक्ता ज़्यादा लगते हैं। मैं भी तर्क के माध्यम से भी उनको कहना चाहता हूं। उन्होंने बहुत सारे बातें की, बिहार की बात की, सब कुछ। बिहार में तो हम लोग मिलीजुली सरकार थी ना बीजेपी के साथ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बड़ी बड़ी प्रशंसा करते थे नीतीश कुमार जी की, उनके विकास मॉडल की। आज चूंकि हम लोग अलग हो गए तो आज जो है सो आप जो है हम लोग पे अटैक कर रहे हैं। आप भी तो वही कर रहे हैं राजनीति में। नहीं, आप भी तो वही कह रहे हैं ना। आप नहीं, तो मैं अभी भी नहीं, प्रतीक जी मैंने क्या कहा, नहीं प्रतीक जी मैंने क्या कहा, जो बातें अच्छी हैं उसका सम्मान करना चाहिए। महिला का सम्मान, मैं अपने शास्त्र में अपना कल्चर है, महिला का सम्मान हमेशा होना चाहिए। मेरा सशक्तिकरण की बात आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी करते हैं, प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। शौचालय की बात मैंने प्रशंसा की, मैंने कहा उस पर मैंने नहीं किया। माइक्रो लेवल से बात हो रही, माइक्रो लेवल की भी तो बात कर रहे हैं। व्यक्ति विशेष को पहचान देना और दुनिया में अपनी पहचान स्थापित करना, तो एक लकीर तो खींच ही रहे हैं ना वो। व्यक्ति की पहचान, एक जो सामान्य सा व्यक्ति, उसकी पहचान, उसका गौरव और राष्ट्र का गौरव, दोनों तरफ तो लकीर खींची। प्रतीक जी देखिए हाँ, निश्चित रूप से जो अच्छी चीज मैं क्या ना, आज भारत की जैसे विदेशी फॉरेन पॉलिसी की बात है क्यों नहीं करते हैं। आज अपनी स्थिति क्या है, जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे मालदीव हो, आज क्या अपनी स्थिति है, क्या वहां जिक्र नहीं करना चाहिए? उन सारी बातों पर बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं बहस होती है। प्रतीक जी, समस्या ये है कि अगर मैं रोजगार की बात कहूंगा तो कहेगा कि ये देशद्रोही है। आप ही के चैनल पे बोला जाएगा कि ये देशद्रोही है। नहीं, वो भी देशद्रोह में नहीं आता है। अगर रोजगार नहीं सृजन हो पा रहा है भारतवर्ष में तो रोजगार पे भी बहस होनी चाहिए, उस पे अगर आप कहते हैं कि रोजगार की बात होनी चाहिए तो देशद्रोह कैसे होगा? ये तो एक पॉजिटिव बात है। आप कह रहे हैं रोजगार बढ़ाया जाना चाहिए और आपने तो अब कह दिया 20 लाख दे देंगे, एकदम बढ़ाना चाहिए। आप तो 10 ही कह रहे थे, तब तो सरकार 20 लाख आपको देने की बात कर रही है। आपने तो आप तो 20 लाख कह रहे हैं ना। निश्चित रूप से। अब देखिए सूबे के कोई भी मुख्यमंत्री, किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री अगर वो भी ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त गांधी मैदान से अगर ये कहते हैं कि 10 लाख तो देंगे ही देंगे, और हम लोग की इच्छा है कि 20 लाख तक ये नौकरी जाए, नौकरी पर सृजन के काम हो, तो मुझे लगता है इसमें तो सबको खुश होना चाहिए। माधव आनंद जी के लिए सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू के प्रवक्ता बहुत होते हैं, डिबेट में हर जगह ही होते हैं, तो एक राष्ट्रवादियों का प्रवक्ता भी हो सकता है। तो शिवम त्यागी को राष्ट्रवादियों का राष्ट्रीय प्रवक्ता मान लीजिए, बेहतर आसानी हो जाएगी आपके लिए। और ये बात बिल्कुल सही है इनकी कि जिस आदमी की तारीफ जहां होनी चाहिए वो भी जरूरी है। घटती हुई सत्ता और घटती हुई ताकत में कुर्सी को कैसे पकड़कर रखना है, इस कला में नीतीश जी से बेहतर इस देश में कोई नेता नहीं है। 122-23 से लेकर आज 47 पर पहुंच गए, लेकिन पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते तरीके से मेंटेन की हुई है। मैं कहता हूं ये मुझे भी उनसे सीखने की आवश्यकता होगी अगर जरूरत में कभी ऐसा हुआ। अब अंत में आता हूं, राजनीतिक सोचता की बात हो रही है, आप वही चीज सीखिएगा जो जरूरी है। सर मैं सोचता ही है, मैंने तो तारीफ करी, अब आप इसको कैसे लेना चाहते हैं वो आप जाने। और अंत में इन्होंने कहा कि भाई हमारे जितने भी तमाम देश हैं उनसे किस तरह के संबंध है। मुझे लगता है इस चीज के लिए, और प्रधानमंत्री ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो कही कि हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उसका 10 सेकंड में एग्जांपल में ये दे देता हूं कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में हम श्रीलंका से पीछे थे। मतलब श्रीलंका था 97 नंबर पे थे, हम 113। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी हम श्रीलंका से पीछे थे। आज वहां डीजल भी 1200 रुपए का मिल रहा है सर, तो वहां सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और जहां तक बात देश से सर्टिफिकेट की है, सर ये वोट सर्टिफिकेट ही तो होता है।
जनता वोट को ईशान कह रहे थे जब नेता सर्टिफिकेट के पास जाता है वो जाता है, जनता जाती है वोट लगाने। कमल का बटन ही इस देश के प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेशन है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब विश्व की सारी ताकतें ये मानती थी कि ये देश लोकतंत्र चला नहीं पाएगा, और हमने पूरे कांग्रेस ने 70 साल तक ये करके दिखाया कि ये देश अनेकता में एकता का उदाहरण दे सकता है और लोकतंत्र चला सकता है। सबसे पहली बात तो ये हमें जो बोल दिया गया कि इस तरह से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इन्होंने अभी रुकिए, अभी एक मिनट रुकिए शिवम भाई, बोला ही नहीं, आपने ये बोला अभी, आपने ये बोला कि अभी श्रीलंका अगर आपने देश अच्छा चलाया तभी तो जनता ने 58 साल आपको राज करने दिया। यूके से होती थी, जब परिवारवाद आ गया तो हटा दिया। देश की तुलना जापान से होती थी, देश की तुलना यूएस से होती थी। आज ये इस धर्रे पे ले आए हैं कि देश की तुलना पाकिस्तान और श्रीलंका यूएस और यूके से भी बेहतर काम कर रहे हैं। दूसरी बात अभी इन्होंने इंडेक्सेस की बात करी, मैं आपको बता देता हूं इंडेक्स से ऊपर ही जा रहा। भारत ग्लोबल 100 इंडेक्स पे 101वें पायदान पे चला गया, यानी भुखमरी बढ़ रही है देश में। इंडेक्स पे 150 स्थान पे मैं आ गया। उसके बाद सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में भारत 115 नंबर पे चला गया। उसके बाद डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 46 नंबर पे चला गया, और यहां तक कि वीडेम इंस्टीट्यूट ने भारत को बोल दिया है कि ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। राइट, एकदम एक्सट्रीम में जो लेफ्ट में है उनके पास एक डाटा है, और जो एक्सट्रीम राइट में उनके पास डाटा है। दोनों के पास अपने अपने डाटा हैं, और जनता को तय करना है कि कौन सा कहां पे हम खड़े हैं। अब सवाल ये है, कांग्रेस कहती है कि ये आत्ममुक्त है। मैं आपको 10 सेकंड मुझे इसका दे दीजिए। जनता ने तय कर लिया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में श्रीलंका हमसे बेहतर था, बर्बाद है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे बेहतर था। ये तो हाथ कमेंट की आरती क्या और पढ़े लिखे को आरती क्या? एक बर्बाद मुल्क पर हमसे ज्यादा कुछ कैसे हो सकता है बताइए? होगा यही है, मजबूत व्यक्ति से ये करें, वेस्ट के प्रोपेगेंडा करें, नहीं बचना है। राइट, फिर कमजोर व्यक्ति से करें। हमको इस बात का ध्यान, निशान हमको इस बात का ध्यान रखना, जब महिला बोलेगी तो हमको चुप हो जाना। बिल्कुल, बेहतर वो बोलना चाह रही है, वो बोलना चाह रही है व्यक्ति बनने के लिए भी इन्होंने नहीं वो बोलना चाह रही है से कंपेयर किया हमारे देश को। बेहतर देश बनने के लिए हमें मजबूत देशों से तुलना करेंगे। राइट सर, आई एम टेकिंग योर पॉइंट। आप कहते हैं कि आत्ममुग्ध हैं, हम कहते हैं कि हम आईना दिखा रहे हैं, हम एक तस्वीर पेश कर रहे हैं, हम अपना एक दुनिया में हम अपनी चीज को रखना चाहते हैं। हम कहते हैं हम व्हाई शुड आई टेक अ सर्टिफिकेट फ्रॉम एनीबॉडी। हम ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आत्ममुग्ध हैं, कैसे? प्रतीक जी, विश्व गुरु की उपाधि हमने तो नहीं दी, स्वयं को विश्व गुरु की उपाधि देने वाला आज विश्व की आलोचना से इतना डर क्यों गया है? कहां? विश्व की आलोचना से इतना डर क्यों गया कि आज उनको ये कहना पड़ा कि हमें विश्व की जो है उसकी जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जनता के सामने वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। कैसे फेल हो गए ये तो बता दीजिए। लाल किले की प्राचीर से जिस भाषण की हम उम्मीद करते हैं, भारतवासी जिस भाषण की उम्मीद करते हैं, उसकी जगह एक रैली का भाषण दिया जाता है। वहां पर भी केवल झूठ परोसा जाता है। एक चीज अच्छा नहीं, आपने दो बातें रखी, मैं उस बात को रख लेता हूं ना। आप यू हैव टेकन माय पॉइंट। आप कहते हैं वो रैली की भाषा है, ये कहते हैं आत्ममुग्ध हैं। तो ये दोनों बड़े कंट्रास्ट चीजें हैं। देश का नाम संबोधन हो रहा है या रैली हो रही है? एक तो बात ये प्राचीर से, लाल किले के प्राचीर से। राइट साहब, हमें प्रधानमंत्री जी के भाषण को देश के प्रधानमंत्री का भाषण मानना चाहिए। अगर उस दृष्टि से देखेंगे तो हमें प्रधानमंत्री जी ने जिस जिम्मेदारी के साथ 130 करोड़ देशवासियों की ताकत की बात की है, उन्होंने कहा हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम 130 करोड़ लोग एक साथ मिल करके इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दुनिया के सर्टिफिकेट की बात की है, मगर दुर्भाग्य की स्थिति है कि जब सेना पे सवाल उठेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठेंगे, एयर स्ट्राइक पे सवाल उठेंगे, कहाँ ऐसा देश वयम पंचाधिकम शतम, अटल जी के जमाने में, अटल जी गए थे यूएन में, सरकार कांग्रेस की थी। आज आप ऐसे विपक्ष बन चुके हैं कि आप विरोध करते करते पाकिस्तान के साथ खड़े हो जा रहे हैं, चाइना के साथ खड़े हो जा रहे हैं। इसलिए हमें आत्ममंथन की जरूरत है। हम 130 करोड़ लोग अगर चाहेंगे तो अगला जो 2047 का जो वर्ष होगा और जो हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का, वो हम पूरा करेंगे। भारत विश्व गुरु का क्या है? सवाल पूछ लीजिए कि प्रधानमंत्री तो बोलते हैं 10 साल हो जाएगा,
विकसित हो जाएगा, मुझे सिर्फ 60 महीने दे दो, मैं देश को कहां से कहां पहुंचा दूंगा। अब 2047 कर दिया। सत्यम देंगे जवाब, देंगे आपके सवाल का जवाब देंगी वो। जी पहले इस देश में 58 साल में बिजली नहीं आई, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी 10 साल में बिजली नहीं आ रही, और विकसित करेंगे प्रधानमंत्री जी, करेंगे जी। आज भी देश में बिजली नहीं आ रही है। देश में हजारों नेता जेल चले गए, पहले नानाजी प्रधानमंत्री बन गए, जाते जाते अपनी बेटी को बना गए, वो जाते जाते अपने बेटे को बना गए, वो जाते जाते अपने बहू को बना गए, वो जाते जाते मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, नहीं सर, आप ही देशभक्त हैं, कांग्रेस वाले ही तो देशभक्त हैं, बाकी तो देश की जनता तो पागल है। इन्होंने कहा ना 58 साल में कांग्रेस ने ये कर दिया, देश की जनता का कोई है ही नहीं। 130 करोड़ भारतीय देशभक्त हैं। वो ये कहते हैं, नहीं देखिए वो ये कहते हैं कि आप जब कंट्रीब्यूशन बनाते हैं, लेट मी आस्क, जब वो कहते हैं जब आप कंट्रीब्यूशन गिराते हैं तो नेहरू जी को नहीं काउंट करते हैं। किसने कहा? जो इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं वो हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कैसे भी कोई डिनाई कर देगा। लेकिन मुझे आप एक चीज बताइए, इस देश के लोगों को ना आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड वाली बात बहुत है, जो दिखता नहीं वो है नहीं। एक चीज बताइए, इस देश में क्या अकेले नेहरू जी की वो है शब्द का इस्तेमाल ना करिए जो आपके चेहरे पे भगत सिंह, आने वाला है। राजगुरु, सुखदेव, चाटेकर जी, बंधु, जी। और बताइए नेताजी कहां हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां हैं? जहां भी नजर उठाइए, जहां भी नजर उठाइए, नेहरू इंस्टीट्यूट, इंदिरा जी इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट, हवाई अड्डा उन्हीं के नाम का, सब कुछ उन्हीं के नाम का। आज अगर इस देश के प्रधानमंत्री क्या चल रहा है, मतलब इस देश के और बाकी लोगों का जिन्होंने इस देश की आजादी में हिस्सा लिया, अगर हम उनकी बात करते हैं जो कि कांग्रेस से ही थे, इन परिवारवादियों को इतना दर्द हो जाता है कि राहुल जी की फैमिली के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं? मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। समाजवादी पार्टी जी, वरना अभी तुरंत इल्जाम आएगा मेरे ऊपर। समाजवादी पार्टी, बाजार नुमाइश में मैं घर बार संभालूं, बाजार नुमाइश में मैं किरदार संभालूं, घर बार संभालूं कि तेरा प्यार संभालूं। प्यार संभाल लीजिए, बाकी सब आ जाएगा। अब मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण देखूं या प्रधानमंत्री जी के किए हुए काम देखूं? दोनों। देखिए, वो तो जो कहते हैं दोनों चीज देखिए। बड़े नेता होते हैं वो कोई एक नारा देते हैं, उसे लोग सदियों तक याद रखते हैं। देखिए एक बात 80 साल पहले, सर जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको काट नहीं रहा हूं, बस मैं बराए मेहरबानी कह रहा हूं मैं आपसे, आप मेरी बात सुनिए। मैंने कहा ना, उस व्यक्ति ने, आप कुछ भी कहा, मैं उनकी निंदा भी कर सकता हूं, उनके विचारों से सहमत हुआ जा सकता है, असहमत हुआ जा सकता है, बहुत बातें ऐसी हो सकती है जिसमें असहमत भी हो सकते हैं आप। लेकिन एक बात तो है कि एक महिला के लिए, वो छोटी लग रखती है बात आपको, मुझे बार बार मैं कहता हूं, पॉइंट ऑफ डिबेट में करता हूं, छोटी बात हो सकती है, एक शौचालय देना और ये सोचना कि उसके लिए एक शौचालय हो, ये छोटी नहीं हो सकती किसी भी दृष्टिकोण से। 75 वर्ष बिताने के बाद ये छोटी नहीं हो सकती। उन्होंने 300 करोड़ रुपए लगा दिए हो सैफई महोत्सव में, और योगी जी की सरकार ने 2 करोड़ 68 नहीं, ईशान, let him reply. कैश कनेक्शन दे दिया, मैं उस बात की सराहना मैं आपका साइलेंट कर दूं, आपको इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। भरवाया नहीं, मैंने, बताइए, जवाब दीजिए। मैंने या किसी भी पैनलिस्ट ने, इतने बढ़ गए हैं, बताइए ना। सिलेंडर पे आऊंगा, माधव जी सिलेंडर पे उन्होंने सवाल उठाया था, मैं आऊंगा उन्हीं के पास। जी, मैंने या किसी भी पैनलिस्ट ने शौचालय की आलोचना नहीं की है, और इस देश में निःशुल्क शौचालय, कंट्रीब्यूशन भी तो है, इसको तो दीजिए, क्रेडिट तो दीजिए, आप क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं। वो काम अच्छा है, राइट, लेकिन आप रिसर्च करना, इस देश में निःशुल्क शौचालय बनाने की शुरुआत श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने की थी 1989 में। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि महिलाएं खुले में जाती हैं, खेतों में जाती हैं, उन्होंने गांव-गांव जो है निःशुल्क शौचालय बनवाए थे, उसे प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया, हम उनकी सराहना करते हैं इस बात के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, 80 साल पहले गांधी जी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जन जन आज भी याद करता है उसे। लगभग उसी दौर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान। ये कुछ नारे ऐसे होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हैं? मैं बताता हूं, हर तीसरे महीने नया नारा, हर तीसरे महीने। यार बीच में क्यों बोलते हैं? मैं तो नहीं बोला, बहुत बोलते हो सर, तो आपका नंबर आएगा, बोलना नंबर आ गया, अभी समय कहां बचा है? ये 8 साल में 800 नारे दे चुके हैं, किसी को याद है इनका कोई नारा? अब की बार क्या किया है उन्होंने? शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें जोड़ा जय विज्ञान। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद तो खैर उनकी शिक्षा विक्षा पे प्रसन्नचिन्ह लगते रहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है सलाहकार भी उनका अच्छा नहीं है। सर उन्होंने बहुत अच्छा नारा दिया, जय अनुसंधान, घर घर तिरंगा। प्रतीक जी नहीं, हर घर तिरंगा नहीं, उन्होंने देश नहीं लूटने दूंगा, कंपटीशन करना, फिर भ्रष्टाचार कंपटीशन करना, तो मैं देश नहीं लूटने दूंगा। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा है, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, और एजेंडा भी वही है, एजेंडा भी वही है।
ये तरीका गलत है। डिबेट भी इसी बात पे थी। मेरा एक वाक्य डिबेट भी बचा इसी हुआ बात है पे थी। केवल, उन्होंने जोड़ा जय अनुसंधान। कोई मुझे बता देगा विज्ञान में और अनुसंधान में क्या अंतर है? विज्ञान में ही तो अनुसंधान होता है। नहीं, अनुसंधान दृष्टि है। सर, अनुसंधान दृष्टि है, अनुसंधान दृष्टि है, अनुसंधान दृष्टि है। देखिए विज्ञान में होती है। विज्ञान में आपकी अप्रोच होती है। विज्ञान एक साइंस है, साइंस हो गया, लेकिन आपकी जो एप्टीट्यूड है वो अनुसंधान मूलक है। बिना अनुसंधान के टिका ही नहीं रह सकता। आप हिस्ट्री भी पढ़े, आप हिस्ट्री भी पढ़े, लेकिन अनुसंधान मूलक हो सकती है। जी, तुष्टीकरण में धसी हुई पार्टी और उसके प्रवक्ता को ये तो अच्छा लगा नहीं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक नारा है, क्योंकि इन्होंने तो एक ही जात की राजनीति और एक ही धर्म की राजनीति करी है ना। इसके अलावा सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं लुटने दूंगा। ट्रेनिंग में गालियां देनी सिखाई जाती है और मतलब हम प्रधानमंत्री जी की बात नारे बताने लगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। होती नहीं, बड़ी गाली देनी सिखाई जाती है। अब एक चीज बताइए, वो बोले, मैं सुन रहा था, वो बोल रहे, मुझे बोले तो सुनना पड़ेगा ना। अरे आप अपनी पार्टी की बात रखो। हाँ, अपनी की गालियां दोगे क्या? कहाँ गाली दी आपको? बताइए क्या अभी गाली क्या दी? गाली क्या कह रहे हो? क्या गाली? मेरी पार्टी के बारे में क्या कह रहे हो? गाली क्या दी है बताइए? मैं गाली मैं क्या कहने लगूं गाली क्या दुनिया का नंबर 1 चोर गाली क्या ये माइनॉरिटी तुष्टीकरण को गाली सुनिए, माइनॉरिटी तुष्टीकरण को गाली बता रहे हैं। मुस्लिमों के बच्चों को मैं बाहर निकालूंगा, जब वो यहाँ से निकल जाएंगे सीएए के प्रोटेस्ट में, जो जेल में उनको बाहर निकालूंगा, तब तुष्टीकरण है तो बोलूंगा मैं। अच्छा, वो जेल में अफजल गुरु के लिए नारे लगेंगे तो मैं तुष्टीकरण के लिए बोलूंगा उनको। बिल्कुल रहेंगे। अगर पुलिस वालों को मारोगे तो जेल में ही रहोगे ना। अगर बलात्कार करोगे तो जेल में ही रहोगे। तुष्टीकरण वाले को तुष्टीकरण वाला ही कहा जाएगा। राइट, कांग्रेस। प्रतीक जी, पहले तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि किसने जो है पुलिस वालों को किसने मारा? सुधांशु जी को किसने मारा था? सुबोध कुमार को किसने मारा था? दूसरा मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि वो कौन, चिन्मयानंद कौन है, कुलदीप सेंगर कौन है, वो तिरंगा यात्रा कठुआ में जो निकली वो कौन थे? खैर, ये तो इनसे सवाल है जिनका सवाल का जवाब कभी दे नहीं सकते। मैं आपसे पूछा, आपने बोला कि महिलाओं के सम्मान में जो है शौचालय की व्यवस्था की गई, वो कांग्रेस पार्टी है प्रतीक जी जिसने सबसे पहले महिलाओं के सम्मान में और महिलाओं की रक्षा हेतु, महिलाओं के हित के लिए जो है वो महिलाओं के हक में कानून लेकर आए, और उसके खिलाफ जो है आरएसएस वाले और बीजेपी वाले जो है जनसंघ वाले बैठ गए धरने पर कि ये कानून क्यों लाए गए, क्यों महिलाओं को जो है प्रॉपर्टी में अधिकार दिया जा रहा है, क्यों महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार दिया जा रहा है। मैं गौ भक्तों पर, राम भक्तों पे गोली चलाने वालों के बीच में हूं, जो केवल दुश्मनों पे गोली चलाती है और दुश्मन के दांत खट्टे करती है। मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आप बताइए कि जिस तुष्टीकरण के नाम पर, जिस धर्म के नाम पर उनकी पूरी राजनीति टिकी हुई है, उनका चश्मा एक ही रहेगा। आप अनुसंधान बोलें, आप सर्टिफिकेट की बात करें, आप तिरंगे की बात करें, हर एक में इस बीच जो तिरंगे को लेकर डिबेट हुई है, दुर्भाग्य है। हमने तिरंगा लगाया, आपने तिरंगा लगाया, आपने केवल नेहरू लगाया, केवल नेहरू। आपको कोई नहीं दिखाई देता है, केवल पंडित नेहरू। इस देश को आजादी के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, बहुत लोग शहीद हुए हैं, मगर आप केवल नेहरू, गांधी का परिवारवाद और उस तुष्टीकरण ने आज कांग्रेस की क्या हालत कर दी है, ये सभी जानते हैं। ठीक है, मैं पूरा दर्शकों के सामने पूरा पूछूंगा। पूरा देश जानता है प्रतीक जी किस तरीके से आप अपने अगल बगल भारत को बदलता हुआ देख रहे हैं, मगर आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक परिवार की केवल एक परिवार की चरण वंदना करके कांग्रेस किस हालत में पहुंच गई है, और क्षेत्रीय पार्टियां जो केवल परिवार के द्वारा चल रही है, उनकी क्या स्थिति होनी चाहिए? अरे पहले जो आप ये बताइए ना, 2G की बात, आप भ्रष्टाचार, आपका नाता बहुत पुराना है। रितु चौधरी जी, आपकी पार्टी और भ्रष्टाचार का बहुत पुराना नाता है। आप 2G के बारे में क्यों नहीं बात करते? आप कॉमनवेल्थ घोटाले के बारे में क्यों नहीं बात करते हो? सब आप लोग को ईडी से और क्यों डर लगता है? के बारे में क्यों नहीं बात करते हो? नोटबंदी के बाद जो है काला धन डबल कैसे हो गया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हो? बातें कर रहे हैं, नोटबंदी के बाद काला धन डबल आप देखो हकीकत के धरातल पर, आप देखो सड़क सुरक्षा, इसके बारे में आप बात करोगे? सड़क सुरक्षा कितनी दुरुस्त हो गई है। सुप्रिया, कूलर, वेरी क्लोज एंड देन ईशान। मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बाकी सारी चीजों पर जो ध्यान लगाना है वो लगाइए। इस देश के प्रधानमंत्री ने बहुत साफ क्लियर शब्दों में कहा है
कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुझे इस देश का 140 करोड़ लोगों का साथ चाहिए। जो भ्रष्टाचारी हैं आपको आमतौर पर इसी तरह से डिबेट में चीखते चिल्लाते बिलकते और इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें आपको ईडी के दफ्तर के बाहर, कांग्रेस के दफ्तर के बाहर, समाजवादी के दफ्तर के बाहर या कहीं पर भी दिखने को मिलेगी। लेकिन यह तय है, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि मैं देश नहीं लूटने नहीं दूंगा, और जिसने लूटा है अगर उसने घर में 50 फीट नीचे भी धन डाल के रखा है, निकाल के ले आएगा। ये जो 50-50 करोड़ दबा के बैठे हैं ना, इनका दर वैसे ही दिखेगा। मैंने भ्रष्टाचारियों की बात की, वो तीनों कांग्रेस वाले एकदम एक साथ गुस्से में। प्रधानमंत्री जी कहीं से भी चिल्लाएं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चिल्लाएं, झूठ सच नहीं हो जाएगा। पहली बात तो यार, इसी बात पे मैं दुष्यंत कुमार जी को फिर से याद करना चाहूंगा और ये बोलना चाहूंगा, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल अब कुमलाने लगे हैं, ये कमल के फूल अब कुमलाने लगे हैं। जी जनाब, देना चाहेंगे आप जवाब? क्योंकि इनको आदत रही है